नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ स्टूडियो में वो साहित्यकार उपस्थित हैं जिनकी कलम आईना दिखाती है। प्रेमवीर जी हमारे साथ जुड़े हैं स्टूडियो में, जिनकी 28 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें से 3 व्यंग्य पर आधारित हैं, भीड़ का भूगोल, हास्य काव्यांजलि, और इसके साथ ही उनकी तीसरी पुस्तक जो है वो अभी हाल ही में आई है। तो इस पर चर्चा करते हैं प्रेमवीर जी से। हास्य व्यंग्य क्या है, इस पर भिन्न भिन्न पक्षों पर जो है वो प्रकाश डालिए। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी। आपने साहित्य की उस विधा को लिया है जो प्राचीन काल से लेकर आज तक बहुत लोकप्रिय भी है, लेकिन लिखने में उतनी ही मुश्किल और कठिन भी है। जैसा कि आपने हास्य व्यंग्य का जिक्र किया, इससे पहले कि हम आप बातचीत को और आगे बढ़ाएं, मैं अपने श्रोताओं को, दर्शकों को बताना चाहता हूँ, हास्य व्यंग्य लगभग बराबर की चीज़ है। दोनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी इन दोनों में एक बहुत ही सूक्ष्म अंतर भी है। हास्य वो साहित्य का वो भाव है जो पाठक के चेहरे पर मुस्कुराहट लाता है, और वहीं पे व्यंग्य वो अभिव्यक्ति का माध्यम है जो विसंगतियों और विषमताओं पर प्रहार करता है, कटाक्ष करता है, और पाठक को और श्रोताओं को सोचने के लिए बाध्य करता है। तो विनोद जी, एक पंजाबी में इसकी बहुत सुंदर परिभाषा है, कहना धीनू सुनाना नूनू, यानी कि बात तो धी को बतानी होती है लेकिन सुनाना नू को होता है। और एक और भी इसमें साहित्यिक परिभाषा है, व्यंग्यकार क्या करता है। व्यंग्यकार जो चपत है वो अपने चेहरे पे मारता है, लेकिन उसकी उंगलियों के निशान सामने के व्यक्ति के चेहरे पर दिखाई देते हैं। ये एक हास्य और व्यंग्य की संक्षिप्त सी परिभाषा है। दोस्तों, इससे पहले कि मैं विनोद जी से आगे की प्रश्न पूछूं, उनसे बातचीत करूं, विनोद जी के बारे में बताना चाहता हूं। ये मूल रूप से कवि हैं। इनकी 29 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। पिछले 1 महीने में इन्होंने 20 पुस्तकें प्रकाशित कर एक विश्व रिकॉर्ड भी बनाया है। बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद विनोद जी। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हास्य व्यंग्य की कैसी पृष्ठभूमि रही, इसका इतिहास कहाँ आया है, इसके बारे में हम चाहेंगे कि आप कुछ हमें बताएं। प्रेम जी, हास्य व्यंग्य जो है इसकी जो पृष्ठभूमि है बड़ी प्राचीन है, राजाओं के समय से है, और इसके साथ साथ जो भक्ति काल में इसका भी प्रचलन रहा। कबीर जैसे जो बड़े बड़े जो हमारे भक्ति काल के कवि हुए हैं, उन्होंने भी समाज में जो व्यापक कुरीतियाँ थी, पाखंड थे, उन पर कुठाराघात किया। धीरे धीरे ये परंपरा जो थी वो एक विधा के रूप में विकसित हो गई और ये प्रचलन में आ गई, और आज आधुनिक काल में जो इसका देखा जाता है वो काफ़ी इसका आधुनिक काल में इसका जो रुझान जो है लोगों का, कवियों का जो है वो इसकी तरफ काफ़ी है। वो बिल्कुल ठीक कहा विनोद जी। अगर हम आधुनिक समय की बात करें तो जो हास्य व्यंग्य लेखन में हरिशंकर परसाई हैं, शरद जोशी हैं, रविंद्रनाथ त्यागी हैं, श्रीलाल शुक्ल हैं, ज्ञान चतुर्वेदी हैं, पंकज प्रसून हैं। अगर हम पंजाब हरियाणा की तरफ आ जाएं तो इंद्रनाथ मदान है, संसार चंद्र जी हैं। कवि भी हैं जिन्होंने हास्य व्यंग्य को लिखा है, काका हथरसी हैं, गोपाल दास नीरज जी हैं, सुरेंद्र वर्मा हैं, अशोक चक्रधर हैं, उल्लड़ मुरादाबादी हैं। तो ये आपने बहुत अच्छे ढंग से बताया कि ये जो हास्य व्यंग्य है
ये प्राचीन काल में हमने देखा कि राजाओं महाराजाओं के दरबारों में भी होता था, जैसे कि अक्कर के दरबार में भी था, और फिर धीरे धीरे ये बढ़ता हुआ हमारे जीवन में भी आ गया, अखबारों में भी आ गया, पत्रिकाओं में भी आ गया, अब ये टेलीविज़न सीरियल में भी आ गया और बहुत लोकप्रिय हो गया। अब ये जो टेलीविज़न या समाचार पत्रों में आप इसको देखते हुए कैसा महसूस करते हैं? मैं ये पिछले 20 वर्षों से देख रहा हूँ कि समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में, टीवी सीरियल में इसका प्रचलन जो है वो काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि आज व्यक्ति जो है तनावग्रस्त की ज़िंदगी जो है व्यतीत कर रहा है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही बात। और डॉक्टर भी ये सलाह देते हैं कि तनाव मुक्त होने के लिए वो हादसे जो है वो उसके साथ जुड़े। तो इस तरह जो पत्रिकाएं जो हैं वो सीरियल, टीवी सीरियल जो हैं वो इस पे काफ़ी अपना माइंड फोकस कर रहे हैं, मगर देखा जा रहा है कि उस टीवी सीरियल जो हैं वो फुल्लड़बाजी जो है, उसमें फोहड़बाजी हम कहें जो उसको, वो काफ़ी दिखाई देने लगी है। ठीक। तो मेरे ख्याल से ऐसे जो सीरियल बनाने वाले जो हैं उनसे बचना चाहिए और एक स्पष्ट और स्वस्थ हास्य व्यंग्य जो है वो उस पर कार्य करना चाहिए। ये एक आपने बहुत अच्छी बात कही कि अब के इस समय में हास्य व्यंग्य के सामने बहुत चुनौतियां हैं। हाँ, क्योंकि मैंने लिखते हुए महसूस किया हास्य व्यंग्य लिखना एक तलवार की धार के ऊपर चलने के बराबर है। आपको बहुत सोच समझ कर लिखना पड़ता है। आजकल हास्य व्यंग्य के सामने बहुत सी मनोजी चुनौतियां हैं, जैसे कि अब लोगों में, हमारे नेताओं में सहनशीलता की कमी आ रही है, फूटता आ रही है, अश्लीलता बढ़ती जा रही है, भाषा का भी ठीक प्रयोग नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से ये जितने भी सीरियल चल रहे हैं इनको कई बार कानूनी दाव पेच का भी सामना करना पड़ रहा है। तो जहाँ पे, क्योंकि मैंने 3 पुस्तकें लिखी हैं, इनको लिखते हुए मैंने महसूस किया, पहली तो मेरी भीड़ का भूगोल जो आज से लगभग 22-24 साल पहले आई थी। बिल्कुल। तो उन दिनों न्यूज़पेपर में भी था, अब भी पत्रिकाओं में इसको बड़ा महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। ठीक। तो उनको लिखा, उन दौरान जो विषय थे वो एक अलग थे, वो अब सार्थक नहीं रहे। जैसे मसलन मेरा एक लेख था, आ टेलीविज़न मेरे घर आ। तो उन दिनों टेलीविज़न नया नया चला था, जिन लोगों ने उसको ख़रीदा तो उनके घर में सभी लोग इकट्ठे हो जाते थे। उस घर के वालों के ऊपर क्या गुजरती थी उसका मैंने उस लेख में वर्णन किया। उसके बाद जो मेरी दूसरी किताब आई पर्दे के पीछे, उसमें फिर आधुनिक विषयों को मैंने ले लिया। आधुनिक विषयों में मनोज जी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे सम्मुख आती हैं। हास्य व्यंग्य एक बड़ा विशाल और विस्तृत विषय है। इसमें राजनीति और नेता तो सबसे ज़्यादा हैं, क्योंकि इन्हीं में सबसे ज़्यादा विषमताएं और विसंगतियाँ मिलती हैं। और उसके बाद हमारी सरकारी व्यवस्था आ जाती है, सामाजिक दिखावा आ जाता है, पारिवारिक रिश्ते आ जाते हैं, आधुनिक जीवन शैली आ जाती है और आम आदमी का संघर्ष आता है। बिल्कुल सही। तो इसमें मैंने सभी लगभग विषयों को लिया। एक मेरा विषय लेख था चुनावी अखाड़ा। बहुत बढ़िया, चुनावी तो अखाड़ा। उसमें मैंने बताया कि ये जो चुनाव लड़े जाते हैं या जो ये देखने में जितने आसान लगते होते नहीं हैं। बिल्कुल। सबसे पहले तो नेता को टिकट के लिए संघर्ष करना पड़ता है कि वो टिकट मिलेगी तो तभी चुनाव आगे चलेगा ना। बिल्कुल। चुनाव टिकट मिलने के बाद का जो आगे का सफ़र है वो इससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है कि सारा प्रचार करना, फिर जीत के लिए हथकंडे अपनाना। आपने देखा होगा कि नेता लोग चुनावों के दौरान क्या कुछ करते हैं। बहुत सारी बातों का हमारे पास सामने आता है, जैसे कि पैसे दे देते हैं या और चीज़ें वगैरह भी करते हैं, वो चुनावी हथकंडे होते हैं। इसके अलावा मैंने एक बहुत ही अच्छा बड़ा रोचक विषय लिया है, वो है पत्नी पीड़ित संघ। पत्नी पीड़ित संघ, बहुत बढ़िया। ये एक आधुनिक जीवन की समस्या है।
ये इसमें मैंने बताया है कि एक दहेज वाली जो समस्या है हाँ। वो वाकई थी। हम्म, दहेज बुरी चीज़ है, इसको बिल्कुल। रोका जाना चाहिए था। हम्म, लेकिन मनोज जी हुआ क्या, समय के साथ इसका दुरुपयोग भी होने लगा। होने लगा था। बिल्कुल। और लड़कियों ने क्या किया कि जहाँ पे आपस में विचार मतभेद हुए नहीं, हम्म, तो वहाँ पे ये आरोप लगाना शुरू कर दिया कि मुझे दहेज के लिए प्रताड़ित किया किया जाता। जाता है। बिल्कुल। तो उसके लिए फिर सबसे ज़्यादा तो पति ही पीड़ित प्रताड़ित होता है। होते, बिल्कुल। तो उसमें ये लिखा एक, विनोद जी बहुत ही अच्छा मैंने विषय लिया है कि मैं उसका शीर्षक है मैं जिंदा हूँ। अच्छा, मैं जिंदा हूँ। मैं देखता था कि मेरे माता जी जब बैंक में पेंशन नहीं जाते थे हर महीने, हम्म, तो उनको कागज़ पे लिख के देना पड़ता था, सिर्फ 2 शब्द मैं जिंदा हूँ, और नीचे हस्ताक्षर प्रमाण करना पत्र देना पड़ता है। तो मैं सोचता था कि जो आदमी सामने खड़ा है वो सरकारी अधिकारी के सामने है, उसको महसूस कर लेना चाहिए कि बिल्कुल, हाँ। जिंदा जिंदा ही है। हाँ। तो वो लेकिन वो कहता है नहीं जी हमारे को कानूनी तौर से है, लिख कर देना पड़ता मैं जिंदा हूँ, वो लिख कर देना पड़ता था। बिल्कुल, हाँ। उसका। और इसमें एक और बात भी मैंने ऐड की थी, बहुत सारे लोग जो हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार से इधर काम करने के लिए आते थे ना, हाँ जी। उधर एक बहुत सारा एक स्कैंडल चलना शुरू हो गया। हम्म, उन लोगों ने इनको कागजों में मृत घोषित करके ना उनकी जायदाद हड़प ली। तो उन लोगों ने फिर दर दर ठोकरें खानी शुरू कर दी कि हम तो जिंदा हैं। बिल्कुल। उनको अपने जिंदा होने का प्रमाण देना पड़ रहा था। बिल्कुल। उन्होंने यूनियन बना ली और सरकार के आगे उन्होंने प्रदर्शन किया। तो वो होता है कि व्यंग को जो आदमी को सोचने के लिए मजबूर करता है। मैं यहाँ आपसे पूछना चाहता हूँ कि हास्य व्यंग्य में आपने किन किन बिंदुओं और विषयों को लिया है, और हमारे यहाँ दर्शक जो हैं वो आपकी रचना से रूबरू होना चाहते हैं। हाँ, तो जैसे मैंने आपको बताया कि 2-3 विषय तो विनोद जी बहुत ही हैं जिसमें विसंगतियाँ पाई जाती हैं, जैसा कि हमारी राजनीति है, हमारे नेता हैं, हमारी व्यवस्था है, हमारी पारिवारिक रिश्ते हैं। बिल्कुल। देखिए, एक औरत है वो अपनी लड़की के लिए एक अलग तरह का व्यवहार करती है। ठीक। लेकिन वो अपनी बहू के प्रति उसका व्यवहार अलग होता है। ठीक। तो कितनी विसंगति हैं, कितना वो आगे है। तो मैंने विनोद जी एक दहेज के ऊपर मैंने व्यंग्यात्मक कविता लिखी थी। हाँ जी। वो 10वीं के शिक्षा बोर्ड के में लगी हुई है दिल्ली में, बहुत वर्षों से चल रही है। ठीक। उसमें मैंने व्यंग के कई रूप लिए हैं। ठीक। मैं इसके बिल्कुल पक्षधर में नहीं हूँ, इस प्रथा को ख़त्म ही हो जाना चाहिए। लेकिन इसको मैंने किस रूप में लिया है, ये इसमें काफ़ी मैंने व्यंग का भी सहारा लिया है। ठीक, स्वागत है आपका। शुक्रिया। अचानक दर्द भरी आवाज़ सुन बाबा ने कहा, बाहर देखो किसका दर्द है, किसकी चीख है। अपने दर्द के बिना दूसरों का दर्द भी महसूस किया करो। बहुत अच्छा। मैंने मन ही मन कहा, आज तो सभी को अपना दर्द पहाड़ है, लेकिन चीख का दर्द सुन मेरे पांव स्वयं बाहर की ओर चल पड़े। देखता हूँ सामने के घर से धुआं उठ रहा था। उसका पति मगरमच्छ के आंसू बहाता दुहाई दे रहा था, आग लगाई और मर गई। लोग कुछ देर इकट्ठे हुए, काना फूसी हुई, भीड़ बाजारों और गलियों में बट गई। मैं अब लोगों की प्रवृत्ति बता रहा हूँ कि लोग बहुत देर आपके साथ सहानुभूति नहीं रखते। बिल्कुल। लोगों में थोड़ी देर काना फूस हुई, भीड़ गलियों और बाजारों में बट गई। अब जहाँ मेरा व्यंग शुरू होता है, दबे पाँव मैं घर लौट आता हूँ। दबे पाँव मैं घर लौट आता हूँ, बाबा के पास नहीं अपने पास, और सोचने लगता हूँ कब तक बिकाऊ मुखौटे लक्ष्मी के लिए लक्ष्मी का दहन करते रहेंगे, लक्ष्मी के लिए लक्ष्मी का दहन करते रहेंगे। तो ये जो मैंने लक्ष्मी को दोनों रूपों में लिया है, औरत के रूप में भी लिया है और पैसे के लिए भी लिया है।
आपने भी बहुत सारी, क्योंकि आपकी 29 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं, तो वो ऐसी हमें कविता प्रस्तुत करें जिसमें वेग जहाज़ का पुट हो, वो हमें सुनाइए। मैंने भी एक रचना जो है यहाँ प्रस्तुत करना चाहता हूँ। बच्चों का बचपन। स्वागत। बच्चों का बचपन जाने कहाँ खो गया, बच्चों का बचपन जाने कहाँ खो गया, किलकारी बोली नेट स्लो है और खेल चुप हो गया। वाह 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 जी वाह। अब ना दौड़ ना मिट्टी ना घुटनों की चोट। अच्छा जी। हर उंगली बस स्क्रीन पर, स्वाइप टैप और नोट। वाह जी वाह, बिल्कुल। कभी गिल्ली डंडा राजा था, अब मोबाइल सरताज बना। मोबाइल। माँ बोली बेटा बाहर खेलो, माँ बोली बेटा बाहर खेलो। बेटा बोला मम्मी लेवल पूरा होना था। मोबाइल बना सबसे प्यारा दोस्त, मोबाइल बना सबसे प्यारा दोस्त। ना डांट ना टोक ना संस्कार, ना भाव समझे ना आंसू देखे, बस बोले नेक्स्ट वीडियो तैयार। दादी की कहानी बोरिंग लगी, दादी की कहानी बोरिंग लगी। कार्टून ने ले ली जगह, संस्कार कहे हम कौन हैं, संस्कार कहे हम कौन हैं। मोबाइल बोला साइलेंट रहे। अच्छा। बच्चे तो कच्ची मिट्टी होते हैं। वाह जी वाह, बिल्कुल। बच्चे तो कच्ची मिट्टी होते हैं, जिस सांचे में ढालो ढल जाते हैं। मगर मोबाइल कोई कुम्हार नहीं, मगर मोबाइल कोई कुम्हार नहीं, ये तो सपनों को गिरवी रख देता है। हंसी छीन ली धैर्य भी गया, हंसी छीन ली धैर्य भी गया। जिद ने अपना ताज पहन लिया, फोन दो कहो तो रोना ऐसा, जैसे हक ही छीन लिया। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। धन्यवाद। हाल यही है इस जमाने का, हाल यही है इस जमाने का। बच्चे छोटे स्क्रीन विशाल, माता पिता बोले व्यस्त हैं और मोबाइल बन गया रखवाला लाल। वाह जी वाह। अब भी वक्त है, अब भी वक्त है, संभल जाइए, बचपन को वापस लाइए। बचपन को पहले संस्कार फिर संसार, यह सूत्र बच्चों को सिखाइए। वाह। मोबाइल को औजार मत बनाइए, मोबाइल को औजार मत बनाइए, मालिक उसे मत बनने दीजिए। बचपन अगर बचाना है तो शुरुआत संस्कारों से कीजिए, शुरुआत संस्कारों से कीजिए। बहुत खूब, बहुत सुंदर आपने व्यंग प्रस्तुत किया। आधुनिक हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या ये मोबाइल की है कि बच्चे मोबाइल से इतना व्यस्त हो जाते हैं कि वो दुनिया को सब कुछ भूल जाते हैं। खेल कूद इधर उधर आना सब कुछ भूल जाते हैं। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपको व्यंग्य की, हास्य व्यंग्य लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? हाँ जय मनोज जी, बहुत अच्छी बात पूछी आपने। सच में कहूँ तो ये मैंने अपने घर से ही देखा। ये प्राचीन काल का वो समय था जब औरतों के साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं होता था। बिल्कुल। तो मैंने भी अपने घर में देखा कि जो हमारे पिताजी थे वो माता जी को एक नौकरानी की तरह ही समझते थे और औरतों के प्रति कोई ज़्यादा आदर सम्मान नहीं होता था। तो वहीं से मेरे को लगा। फिर मैं जब आगे निकला तो स्कूलों में देखा, स्कूल में जो शिक्षा व्यवस्था थी मनोज जी, उसमें भी बहुत सारी विसंगतियाँ रहती थी। हमारे ऐसी बात नहीं, जो हमारे अध्यापक थे बहुत अच्छे भी थे, लेकिन कुछ लबोलूबी भी थे, लालची भी थे। वो बच्चों को इस वजह से भी परेशान करते थे कि ट्यूशन पढ़ लिया जाए ताकि हो जाए। कितनी विरोधाभास चलती थी। तो ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आगे चलता गया। फिर आप व्यवस्था को देखिए कि छोटी सी बात नहीं, आप सरकारी अस्पताल में चले जाइए तो वहाँ पे जो चीज़ है वो कागज़ के हिसाब से चलती है।
बिल्कुल। बीमार व्यक्ति को बार बार परेशान किया जाता है कि आप अपनी फाइल लाइए, अपनी रिपोर्ट लाइए, वो लाइए, वो कागजी कार्रवाई को ही लेकर कितना कुछ आगे चल जाता है। ये दहेज जो प्रथा है ये ठीक है कि समय के साथ कम हुई है, लेकिन इसने अपना रूप बदल लिया है, ख़त्म नहीं हुई। बदला है। तो मैंने काफ़ी पहले दहेज के ऊपर कटाक्ष करते हुए एक लेख लिखा था, दुल्हे दुल्हे तेरे कितने दाम, दुल्हे दुल्हे तेरे कितने दाम। अच्छा। क्योंकि आपने देखा होगा कि समाज में जब हम लड़का देखने जाते हैं, अगर वो डॉक्टर होता है तो हमारे दिमाग में ये आ जाता है कि ये बहुत शिक्षित है, पढ़ा लिखा है। बिल्कुल। तो इंजीनियर है, अगर क्लर्क है, तो उसी के हिसाब से हमारी भावनाएं हो जाती हैं। तो इनका वो मूल्य भी ऐसे ही डाल दिया जाता है। तो मेरा विचार तो ये है कि देखिए, लेकिन अब भी चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। ये हमारे सोशल मीडिया में भी बहुत चल रहा है, खासकर ये जो हमारे टेलीविज़न प्राइवेट टेलीविज़नों पर चल रहा है, बहुत लोकप्रिय कार्यक्रम चलते हैं हास्य बैंक को लेकर। लेकिन अनेक बार जो बनोज जी, क्योंकि हर चीज़ की एक मर्यादा होती है और सीमा होती है, ये अक्सर उन सीमा को पार कर जाते हैं। तो फिर वहाँ पे आकर बड़ा दुख होता है कि ये हमें हास्य व्यंग दे रहे हैं, जहाँ फूर्ता दे रहे हैं, अश्लीलता दिखा रहे हैं, ऐसे ही। आप जो सोशल मीडिया पे हास्य व्यंग चल रहा है, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आज जो ज़माना है आपको पता है टेक्नोलॉजी का है, और सोशल मीडिया जो है बिल्कुल टॉप पे बन गया है, और लोग जो हैं, हर व्यक्ति जो है अपने मोबाइल से जुड़ा हुआ है, और हर पल प्रतिपल जो है वो हास्य व्यंग्य की कोई रचनाएं डालता है, कोई वैसे ही डाल देता है। तो मेरे ख्याल से कुछ अच्छा भी निकल कर आता है सामने। बिल्कुल सही बात है, अच्छा और भी बीच बीच में जो है वो जो जैसे फुहड़बाजी की बात हो रही है, फुहड़बाजी ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल से जो हमारे दर्शक हैं उनको इन बातों से बड़ा सजग रहना है, सावधान रहना है, क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियां जो हैं उसको लेकर फैलाई जाती हैं। तो हमें सतर्क रहना बड़ा ज़रूरी है, और सोशल मीडिया में कुछ ऐसा पोस्ट ना किया जाए जिससे समाज में कोई गलत असर पड़े। बिल्कुल। ये विनोद जी, आपने बहुत अच्छी बात की कि आधुनिक जीवन में आदमी आर्थिक रूप से तो संपन्न हो गया, हाँ, लेकिन मानसिक रूप से वो तनावग्रस्त हो गया। मैं देख रहा था कि ये जो हमारा बीपी है वो है, जितने भी डॉक्टर हैं वो हमें तनाव से मुक्त रहने की सलाह देते हैं, या हमें हंसने के लिए कहते हैं। ये जो हंसी है, ये या मुस्कुराहट है, ये हमारे जीवन से दूर होती जा रही है। और विशेषकर जो शिक्षित वर्ग है वो ज़्यादा तनावग्रस्त है, क्योंकि वो उनमें एक अहम आ जाता है। अगर वो अपनी पत्नी को कुछ कहता है तो पत्नी प्रभावित हो जाती है, तो आपस में विचारों को लेकर भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हमें जो जीवन में अपने बिल्कुल कहते हैं ना, वो नॉर्मल स्थिति में रहना बहुत ज़रूरी है। मैं अंत में आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि जो हमारे युवा हैं उनको क्या संदेश आप देना चाहते हैं? बहुत अच्छी बात विनोद जी आपने कही कि हमारे जो युवा जो समकालीन हमारे साहित्यकार जो इस विधा पर लिख रहे हैं, उनसे मैं दो बातें जरूर कहना चाहूँगा। एक तो वो अच्छे साहित्यकारों की रचनाओं को ज़रूर पढ़ें, बिल्कुल, ताकि उनको पता चल जाएगा कि कैसी दृष्टि होनी चाहिए। दूसरा, धर्म या जाति पर आक्षेप ना करें, बिल्कुल, ये बहुत बुरी बात है, बिल्कुल, और ना ही निजी करें, इनसे बचने की कोशिश करें। उन विषयों को लें जिससे वो खुद भी हंसें और दूसरों को भी हंसाएं। प्रेमवीर जी, आज बातें बहुत करनी थी, समय की एक मर्यादा होती है। मैं आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। फिर इसी विषय के साथ जल्दी ही मुलाकात होगी। धन्यवाद।